ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की साढ़े साती और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। मीन लग्न वालों की बात करते हैं, अर्थात जिनकी लग्न राशि मीन है। अब कई बार लोग भ्रमित होते हैं, चंद्र राशि लग्न राशि बताता रहता हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। लग्न राशि वो संख्या, वो राशि जो जन्म के समय उस समय आपके स्थान पर उदित हो रही हो। मीन लग्न 12 लिखा हो, जो उसमें चाहे ग्रह कोई बैठा हो। चंद्रमा जहाँ बैठा रहता है उसको चंद्र राशि कहते हैं, सूर्य जहाँ बैठा रहेगा उसको सूर्य राशि कहेंगे। आजकल तो कई लोग शुक्र राशि पर भी व्याख्यान दे रहे हैं, तो ठीक है, अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लग्न राशि अगर आपकी, लेकिन लग्न जो है वो बीज है, लग्न जान है, लग्न से ही सभी चीज़ें निकलती हैं। तो लग्न राशि जन्म के समय अगर लग्न राशि आपकी मीन है तो किस प्रकार का वर्ष रहने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। लग्न राशि अगर मीन है तो जो वर्ष के प्रारंभ में काल सर्प दोष बन रहा है वह आपके तीसरे और भाग्य स्थान से बन रहा है। राहु रहेंगे आपके तीसरे भाव में और केतु रहेंगे आपके भाग्य स्थान पर। तो इस कारण जो है वो आपका दूसरा भाव, लग्न, द्वादश, एकादश, दशम और नवम भाग्य स्थान जो है वो थोड़ा प्रभावित रहने वाला है। शुरुआत में बंधा सा रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी रुकी सी रहेंगी, महसूस होंगी। अगर चंद्र राशि यानी चंद्रमा भी 12 नंबर में बैठा है, मीन राशि में बैठा है, तो आपकी चंद्र राशि भी मीन होगी और उस स्थिति में आपको शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती दोनों ही पूरे वर्ष में नहीं रहने वाली है। तो साढ़े साती और ढैया से मुक्त रहेंगे, इन दोनों का प्रभाव आपको नहीं होने वाला है। अब एक एक करके बात करेंगे कि आपके लिए कैरियर फाइनेंस की क्या स्थिति है। गुरु शनि आपके एकादश भाव में रहेंगे वर्ष के प्रारंभ में, सूर्य बुध आपके लग्न दशम भाव में रहने वाले हैं, केतु शुक्र की युति आपके हो रही है भाग्य स्थान पर, राहु तीसरे में, मंगल अपनी राशि में दूसरे भाव में और चंद्रमा जो है कर्क राशि में। तो किस प्रकार का प्रभाव जो है वो आने वाला है आपके ऊपर। कैरियर कुद के दृष्टिकोण से देखा जाए, जो कुछ चुनिंदा राशियां हैं इस वर्ष जो कैरियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, उसमें से मीन भी एक है। कारण क्या है कि लग्नेश आय स्थान पर, लग्नेश जब आय स्थान पर बैठे हों तो परिश्रम का जबरदस्त परिणाम मिलता है, यानी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाएगी, मेहनत चूकेगी नहीं, जिधर कदम बढ़ाएंगे उधर सफलता हाथ आएगी। पुनः एक बार कहूँगा, ज्योतिष में
हजारों योग बनते हैं कुंडली में। अगर कोई दशा अंतर्दशा बेहद खराब नहीं है तो, दशा अंतर्दशा बहुत ज़्यादा खराब है तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी, क्योंकि जो ग्रह के गोचर का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन हाँ, वो घट के अब 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। लेकिन अगर उसी ग्रह की दशा अंतर्दशा है, उन्हीं ग्रहों की जो शुभ स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति या शनि की, तो समझिए कि ये वर्ष मालामाल करने वाला है। आपको बहुत अच्छी धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि आय स्थान के स्वामी भी आय स्थान पर शनि के दृष्टिकोण से शनि की मीन लग्न वालों के लिए यह सर्वोच्च स्थिति है। क्योंकि द्वादश में अगर रहेंगे, शनि की तीन ही सर्वोच्च स्थिति है, मीन, मकर, कुंभ और तुला। तुला जो है वो अष्टम में हो जाता है, तो अगर वहाँ शनि होंगे तब तो एकदम से तोड़ देंगे। शनि अगर द्वादश में होंगे तो बहुत नुकसान करेंगे, निर्वसन की स्थिति उत्पन्न कर देंगे, भटकाएंगे जिंदगी भर। लेकिन अगर मकर राशि के जन्म के समय भी शनि हैं और गोचर में भी यहाँ आ गए, तब तो पूछिए ही मत। और फिलहाल जो है वो गोचर में यहाँ पर हैं, तो ये मान के चलिए कि धन की मतलब आपकी क्षमता अनुसार। अब बरसात तो कई बार रिमझिम भी होती है, कई बार 2-4 फुहारे पड़ते हैं, कई बार जम के बरसात होती है। तो अब आपने जैसे जिस प्रकार के बादल इकट्ठे कर रखे हों, जिस प्रकार का आपने परिश्रम और काम और बुद्धि से जिस प्रकार का क्लाइमेट बना रखा हो, उसके अनुसार कुछ न कुछ बरसात लेकिन जरूर होगी। यानी धन की प्राप्ति अच्छी होने वाली है, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, आय में वृद्धि होगी। उसके साथ साथ पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि है, अपने पद प्रतिष्ठा के अनुरूप प्राप्ति होगी। यानी असंतुष्टि नहीं रहेगी। कई बार हम काम करते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि ही नहीं होती कि हम ये काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हमको मिल नहीं रहा, परिश्रम का परिणाम नहीं मिल रहा। कई बार लोगों को मिलता है, वो भी असंतुष्ट रहते हैं। तो एक तो मीन लग्न उतनी असंतुष्ट नहीं है, मस्त रहने वाली लग्न है यह किसी भी परिस्थिति में। मतलब इसको भोजन पानी मिलता रहे और कोई छेड़े ना, तो अपने तरंग में रहने वाली जो है यह राशि है। तो असंतुष्ट रहने वाली राशि तो ऐसे इसका स्वभाव ही नहीं है। और ऊपर से जो बृहस्पति की स्थिति है वो और संतुष्ट रखेगी, यानी आनंद लेंगे कुल मिलाकर के अपने कैरियर का, अपने काम का, अपने व्यवसाय का आप आनंद लेंगे। वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो, वर्ष का जो मध्य का हिस्सा है वो, और लगभग वर्ष का जो अंत का हिस्सा है वो, सभी लगभग आपके लिए कार्य व्यापार के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर अपना कुछ कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसे काम जिनमें सिर्फ भाग्य का भरोसा हो, क्योंकि शनि जो है वो खाली भाग्य के कारक नहीं है। शनि हमेशा परिश्रम मांगते हैं, शनि हमेशा शुचिता मांगते हैं, शनि हमेशा सत्यता मांगते हैं, शनि हमेशा निष्ठा मांगते हैं, शनि हमेशा निरंतरता मांगते हैं, शनि हमेशा धैर्य मांगते हैं। और शनि की दृष्टि लग्न पर भी रहने वाली है। शनि की दृष्टि जो है, शनि स्वतः बैठे हुए हैं आपके आय स्थान पर। तो अगर आप शुचिता के साथ, सत्यता के साथ, निष्ठा के साथ, कर्मठता के साथ, सत्यता के साथ, ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ काम करेंगे तो इस असफल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, और निश्चित आपको अच्छा जो है वो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन केवल भाग्य भरोसे बैठ कर खाने की इच्छा, ऐसी चीज़ों में लगाना, जुए में, सट्टे में पैसा लगाना जहाँ से त्वरित आय हो, वहाँ पर आपको नुकसान होने का योग बनेगा। क्योंकि केतु भी आपके भाग्य स्थान पर है। अचानक जो है, हालांकि मीन लग्न में केतु प्रसन्न रहते हैं, लेकिन उत्तेजित कर देंगे और केवल भाग्य भरोसे चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे, तो बहुत ज़्यादा उत्थान पतन कर देंगे। तो इन चीज़ों से अगर आप वर्ष पर्यंत बचे रहें, इस तरफ निवेश ना करें, इन चीज़ों में आप लगाएं ना, उधर बुद्धि ना लगाएं, और केवल अपने बौद्धिक क्षमता, अपने परिश्रम, अपने साहस, अपने बल पर अगर आप भरोसा करें तो बहुत उत्थान को प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर के कैरियर के लिए यह वर्ष पद प्रतिष्ठा, आय, ख्याति, संतुष्टि और सुख देने वाला यह वर्ष दिखाई दे रहा है, बहुत शुभता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं विवाह और प्रेम संबंध को लेकर के। वर्ष का प्रारंभ अप्रैल तक और पुनः अगस्त के बाद आपके लिए अगस्त से लगभग नवंबर तक। कई धर्मों के लोग हैं, तो इसमें जब मैं बात करता हूं तो केवल आप अपने धर्म से ना सोचा करें। लगभग हर धर्म के लोग अब ज्योतिष को देखते हैं। मेरे भी बड़े हर तरह के फॉलोअर हैं, हर धर्म के लोग देखने वाले हैं। तो बहुत से धर्मों में विवाह शादी होता है। कई लोग कहेंगे शुरुआत में तो वही नहीं है, मुहूर्त ही नहीं है, तो उसको हटा दिया जाए तो बहुत से लोगों के लिए वर्ष का प्रारंभिक हिस्सा अप्रैल तक और पुनः अगस्त के बाद का जो हिस्सा है वह विवाह के लिए काफ़ी अनुकूल है और विवाह होने की प्रबल संभावना बना रहा है।
प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष नकारात्मक नहीं है। कुछ कुछ असंतुष्टि का बोध प्रेम संबंध में रहेगा, लेकिन टूटने का योग लगभग नहीं के बराबर है। अब जन्म कुंडली बहुत खराब हो और उसमें कहीं अंतर प्रत्यंतर उस ग्रह का आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य अवस्था में थोड़ी बहुत असंतुष्टि के साथ थोड़ी बहुत उसमें विवाद तो नहीं होगा, लेकिन मन में बातें रखेंगे। जो है आप अपने प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, मन में बातें रखेंगे और उस कारण थोड़ा बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि मतलब हल्का सा जो है वो मतलब मज़ा नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा लाइफ में, संबंधों में, उस तरह की भावना जो है वो रहेगी। बहुत तगड़े वाद विवाद या विवाह टूटने या बहुत नुकसान, इस तरह का योग जो है वो नहीं बन रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रेम संबंधों के लिए सामान्य, और सामान्य से कुछ बेहतर ही कहूँगा कि रहेगा। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, वो चलना भी चाहिए नमक के बराबर। और विवाह के लिए भी यह वर्ष का प्रारंभ और अंतिम भाग जो है वो थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है, तो शुभता लिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह वर्ष काफ़ी अच्छा है। विशेष करके जो इसका प्रारंभिक हिस्सा है वो, फिर मध्य का जो हिस्सा है वो, वह संपत्ति में विशेष करके भूमि, ज़मीन जायदाद, मकान कहीं कुछ खरीदना चाह रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी अनुकूल है। हाँ, उसको बेचने के दृष्टिकोण से लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए अनुकूल नहीं है। मतलब उसका अगर बिजनेस करना चाहते हैं कि इन्वेस्ट कर दूं 10 साल बाद बड़ा अच्छा पैसा आएगा, उस दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। लेकिन रहने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं, अपने नीड के लिए आप कहीं बनवाना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी शुभता। देखिए, जब हम बेचने की बात करते हैं, सोचते हैं कि हम लें और इसको हम बेचेंगे, वो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। दोनों में अंतर होता है। बहुत से लोग इस अंतर को नहीं पकड़ पाते कि ज़मीन ही तो ले रहे हैं। नहीं, ज़मीन नहीं ले रहे हैं। ज़मीन लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? ज्योतिष में, धर्म में, जीवन के हर पथ पर, हर कदम पर कर्म के पीछे सोच क्या है, परिणाम उसके अकॉर्डिंग मिलता है। कर्म से केवल परिणाम कभी नहीं मिलता। कर्म के पीछे जो आवेग है, जो सोच है, जो उसके साथ जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो धारणा है, उसके अनुसार एक्चुअल में परिणाम हमको मिलते हैं। इसीलिए कई बार हम अच्छा भी करते हैं लेकिन परिणाम अच्छा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अक्सर उसके पीछे धारणा जो है वो ठीक नहीं होती है। तो या अभी यहाँ फिर उस बात को अगर मैं हटा दूँ तो अभी जो पैसा लगाएंगे वो किस लिए लगाएंगे? इससे लाभ हो, इसको तो बेच दूंगा। यानी जो आप प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उस पर रहने की आपकी इच्छा ही नहीं है, ले ही इस दृष्टिकोण से रहेंगे इसको बेच दूंगा। तो अब उसमें बेचने की भावना आ गई, उसमें उससे धन कमाने की भावना है। इसलिए नहीं लेने जा रहा हूँ कि नहीं, यह जगह लूँगा, बड़े स्थिर से रहूँगा, यहाँ सुकून से मैं रहूँगा, बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ मैं रहूँगा, यहाँ मैं जीवन बिताऊँगा, यहाँ मैं सोऊंगा, यहाँ मैं पूजा पाठ करूँगा, यहाँ मैं पढ़ूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा। तो अगर उस दृष्टिकोण से आप ज़मीन ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं तो वो शुभता देने वाली होगी, उससे आपको लाभ होगा और स्थिरता रहेगी। लेकिन अगर खरीदने बेचने व्यापार के दृष्टिकोण से ज़मीन ले रहे हैं चाहे मकान ले रहे हैं, वो शुभता नहीं देगा, वो नुकसान उत्पन्न करेगा। अब संतान की बात कर लिया जाए। संतान के दृष्टिकोण से वर्ष जब तक वर्ष का प्रारंभ बोले गुरु की दृष्टि उच्च जा रही है तब तक संतान प्राप्ति के लिए मध्यम समय है। शनि की दृष्टि, शनि चूँकि शत्रुवत व्यवहार करते हैं मीन लग्न में, हालांकि जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो मंगल की नीच दृष्टि जाएगी, लेकिन चूंकि मंगल भाग्येश है और गुरु की भी दृष्टि जाएगी तो वर्ष का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति हट जाए, मंगल की दृष्टि भी ना पड़े, तब लाभ नहीं होगा। केवल शनि रहेंगे तो तब नुकसान होगा, तब बाधा आएगी, तब कठिनाई आएगी। तो जन्म कुंडली अगर बहुत मजबूत है, आपकी दशा अंतर्दशा भी अच्छी चल रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास आप वर्ष के प्रारंभ में और फिर जब बृहस्पति दोबारा मकर राशि में नॉर्मल होकर के आए अगस्त के बाद, तब आप कर सकते हैं। उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा काफ़ी कठिनाई आएगी। कई लोगों को संतान जब होने को होगी, गर्भ में आ जाए, उसके बाद बृहस्पति हटेंगे तो भी कुछ न कुछ कठिनाई का बोध होगा। क्योंकि मंगल की स्थिति या जब शुक्र की दृष्टि जाएगी या शनि की दृष्टि जाएगी या शुक्र जब गोचर में शनि के साथ एक साथ होंगे, उस समय जो है वो संतान के लिए कष्टकारी समय उत्पन्न हो सकता है। तो थोड़ा संतान के मामले में 50-50 वाला हिसाब किताब है, संवेदनशील है, अच्छा भी है, तो थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। मतलब आपको लगातार मेडिकली या एस्ट्रोलॉजिकली टच में रहना पड़ेगा अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो। शिक्षा के मामले में अच्छी सफलता का योग है, शिक्षा के मामले में शुभता का योग है।
तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए लाभकारी है कि उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह उसमें भी सफलता जो है वो मिलेगी। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से सामान्य से बेहतर वर्ष जो है वो दिखाई दे रहा है, आपके लिए सफलता का दिखाई दे रहा है योग। कुछ अन्य बातों की बात कर लूँ, करीबी लोगों से धोखा मिल सकता है, थोड़ा सावधान रहें। विशेष करके अच्छे मित्र जो कभी बहुत अच्छे हुआ करते थे उनसे बहुत बुराई यह वर्ष दे सकता है। तो या करीबी भाई बहनों के साथ भी जो मतलब मित्रवत हो, मतलब एक भाई बहन का रिश्ता है जो सामान्य है, मतलब दूर दूर रह रहे हैं, वो ओकेजनली मिल रहे हैं, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग बहुत मित्रवत होते हैं अपने करीबी भाई बहनों के साथ या किसी दोस्त के साथ बहुत क्लोज होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं असंतुष्टि, वाद विवाद या छूटने के हद तक जो है वो बात बिगड़ सकती है। तो उधर सावधानी रखना है। धोखे का योग बन रहा है कहीं करीबी व्यक्ति के साथ या कहीं किसी गुप्त वार्ता या बात विचारों को लेकर के। स्वास्थ्य को लेकर के यह वर्ष जो है वो शनि की दशा अंतर्दशा होगी, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, उसमें जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कठिनाई आ सकती है, अन्यथा स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा। उपचार की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा भाग्य साथ दे, इसलिए केतु संबंधी दान, भगवान गणेश जी की नियमित आराधना और गुरु की जो है वो नियमित पूजा आराधना, बृहस्पति की या उनके मंत्रों का जप, समय समय पर अगर कोई विपरीत परिस्थिति हो तो गणेश और बृहस्पति का अनुष्ठान, ये सब यदि आप करें, हल्के पीले और हल्के लाल रंगों का प्रयोग करें, तो जो है वो चंद्र राशि को भी थोड़ा देख लें, क्योंकि इसीलिए मैं रंग और रत्न वगैरह जल्दी राशिफल में नहीं बताता, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल मैटर होता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य अवस्था में हल्के पीले रंग का प्रयोग आप करें तो यह इस वर्ष को आप और बेहतर बना सकते हैं। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।